स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का ब्रह्मी एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। शुरू करते हैं आज एक ऐसा टॉपिक जो एमपीपीएससी में बहुत से नॉन साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको समझ में ही नहीं आता, और एमपीपीएससी को इस सेगमेंट से क्वेश्चन ईच एंड एवरी ईयर पूछने हैं। तो आज के सेशन में मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो नॉन साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट हैं वो भी बिल्कुल उसी तरह से आंसर फॉर्मेटिंग कर पाए, उसी तरह से चीज़ों को समझ पाए जिस तरह से साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट चीज़ों को समझ पाता है, और बहुत दिलेरी से न्यूज़पेपर पढ़ते हुए बायोटेक्नोलॉजी के बहुत से आयामों पर चर्चा कर पाता है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है एमपीपीएससी मेंस का पेपर 3 का पार्ट बी का बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जैव प्रौद्योगिकी एवं इनके विभिन्न पर्टिकुलर क्षेत्रों में उपयोग, तो किन किन क्षेत्रों में उपयोग करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का ये अभी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको ध्यान ये रखना है कि बायोटेक्नोलॉजी का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग लिखिए 11 मार्कर कंप्लीट क्वेश्चन, और जब भी ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो आपको यहां से लेकर लास्ट तक बायोटेक को पूरा समझना होगा, उसके बाद आपको समराइज करके अपने आंसर को लिखना होगा। तो पहले मेरी कोशिश पूरी होगी कि मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताऊं, डेफिनेशन बताऊं, वर्ड किसने दिया बताऊं, जनक कौन है, क्या प्रॉमिस है, क्या कहता है, ये सब्जेक्ट क्यों आया, पहले मैं पूरा बेसिक फंडा आपको सिखा दूंगा। देन उसके बाद जब मुझे ऐसा लगेगा कि आप में समझ और परिपक्वता बराबर आ चुकी है, सब्जेक्ट के प्रति विवेक जागृत हो चुका है, फिर उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे आंसर फॉर्मेटिंग की तरफ। तो चलिए बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं बायोटेक्नोलॉजी इन इट्स एप्लीकेशंस। सबसे पहले जब हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना शुरू करते हैं तो 2 नंबर का जो एक क्वेश्चन है कि बायोटेक है क्या, जैव प्रौद्योगिकी है क्या, ये हमारे सामने सबसे पहले आता है। तो जैसे यदि स्टूडेंट हमको मोक्ष के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए है तो मोक्ष प्राप्ति की 3 धाराएं हैं जिनका सनातन जिक्र करता है कि कर्म के जरिए, भक्ति के जरिए और ज्ञान के जरिए। इसी तरह से यदि आपको बायोटेक्नोलॉजी का नॉलेज प्राप्त करना है या बायोटेक्नोलॉजी के बारे में अपनी समझ बढ़ानी है तो बहुत सारे सब्जेक्ट पर आपकी जब पकड़ होगी तब कहीं आप बायोटेक्नोलॉजी के ज्ञान को सुनिश्चित कर पाएंगे। मतलब बायोटेक्नोलॉजी अपने आप में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि बहुत सारे सब्जेक्ट को अपने में समाहित किए हुए है। जैसे आपने विज्ञान की 3 प्रमुख शाखाएं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तो पढ़ी होंगी। विज्ञान की सबसे पहली शाखा है फिजिक्स, विज्ञान की दूसरी शाखा है स्टूडेंट केमिस्ट्री, और विज्ञान की तीसरी नवीनतम शाखा है, बिल्कुल न्यूली जो ब्रांच है, जो आधुनिक शाखा है, इसे हम बायोलॉजी कहते हैं। और इसी बायोलॉजी के अंतर्गत आता है बायोटेक्नोलॉजी। मतलब जीव विज्ञान की जो शाखा है बायोटेक्नोलॉजी, ये कहानी है स्टूडेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो उसी में आप सेल पढ़ते हैं, जब आप बायोलॉजी पढ़ते हैं उसी में आप जेनेटिक्स पढ़ते हैं, और जब आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो उसी में रिप्रोडक्शन चैप्टर भी पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, शुरुआत हो चुकी है आपके नॉलेज की, अच्छे से समझिएगा मैं बोल क्या रहा हूं। यदि आपको बायोलॉजी का सेल चैप्टर में कमांड है, यदि आपको बायोलॉजी के जेनेटिक्स चैप्टर में कमांड है, यदि आपको बायोलॉजी के रिप्रोडक्शन चैप्टर में कमांड है, मतलब यदि आपको इन 3 सब्जेक्ट में अच्छी जानकारी है, तभी आप बायोटेक्नोलॉजी का मर्म जान पाओगे, बायोटेक्नोलॉजी का इतिहास जान पाओगे, बायोटेक्नोलॉजी की यूनिक कॉन्सेप्ट जान पाओगे। मतलब बायोटेक्नोलॉजी, शुरू कर रहा हूं पहला स्टेटमेंट, एक बहुविषयक ज्ञान है, मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस है। मतलब साइंस के बहुत से आयामों को जानना पड़ता है इस सब्जेक्ट को सॉल्व करने के लिए। तो कभी भी आपसे कोई पूछे कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, पहले आप यहां तक बोलेंगे स्टूडेंट कि जैव प्रौद्योगिकी एक बहुविषयक विज्ञान है। यहां बहुविषयक का मतलब है मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस, का मतलब है इन सब्जेक्ट की जानकारी होगी तब बायोटेक्नोलॉजी जो है वो आपको समझ में आएगा, या बायोटेक्नोलॉजी के रिजल्ट को आप एनालाइज कर पाओगे। ठीक है, अब बायोटेक्नोलॉजी है क्या, तो शुरुआत में कर रहा हूं तो 1-2 चीजें आपको सिखाऊंगा, आप उनको थोड़ा याद रखिएगा। आगे मैं इनके बारे में और पत्ते खोलूंगा तो आपको चीजें क्लियर होंगी। अगर आपसे कभी कोई पूछे स्टूडेंट कि बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट क्यों आया हमारे सामने, बायोटेक्नोलॉजी का क्या मकसद है, तो
तो आपको कहना है बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट जो है वो मानव जाति के कल्याण के लिए आया है। और मानव जाति का कल्याण कैसे होगा? तो मानव जाति का कल्याण होगा इस तरह से, जब मानव जाति विकास तो करे लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट करे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है इस तरह का विकास कि प्राकृतिक संसाधनों को उस तरह हम उपयोग करें ताकि आने वाली पीढ़ी भी उन संसाधनों से अनभिज्ञ ना रहे, अछूती ना रहे। मतलब हम कोयला, पेट्रोलियम, खनिज इनको इस तरह से उपयोग में लाएं कि आने वाली जनरेशन्स भी इनको देख पाएं, इनको यूज कर पाएं, इनका उपभोग कर पाएं। तो ये सब्जेक्ट जो है बायोटेक्नोलॉजी, ये मानव जाति का विकास करता है। लेकिन मानव जाति का कैसा विकास करता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब प्राकृतिक संसाधनों को हमें तो यूज करने की परमिशन देता ही देता है, हमारी आने वाली जनरेशन्स को, हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी उन चीजों को गिफ्ट के रूप में बनाए रखने की परमिशन देता है। याद रहेगा ये चीज? अब सवाल पैदा होता है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है? तो आप ये वर्ड तो बोल देंगे, ये वर्ड भी आपका क्लियर हो गया स्टूडेंट। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी में जिस टूल की आवश्यकता होती है मानव जाति के कल्याण के लिए, वो है जीवित जीव। मतलब बायोटेक्नोलॉजी में हमेशा जीवित जीवों अर्थात सजीवों का उपयोग कर मानव जाति का कल्याण किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी में कभी भी निर्जीवों का उपयोग करके मानव जाति का कल्याण नहीं होगा, व्यक्तिगत फायदा नहीं होगा। हमेशा यदि हमको नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, नंबर ऑफ एडवांटेज यदि चाहिए है बायोटेक्नोलॉजी से, बायोटेक्नोलॉजी के डिफरेंट एप्लीकेशन डिफरेंट फील्ड में यदि हमको चाहिए हैं, तो हमको हमेशा सजीवों को टूल बनाना होगा, सजीवों का इस्तेमाल करना होगा, तभी मानव जाति का कल्याण हो पाएगा। तो ये क्या है? एक नॉर्मल आइडिया आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं मुद्दे की तरफ ताकि आपको चीजें एकदम क्लियर हों। ठीक है, चलिए देखिए स्टूडेंट, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो बायोलॉजी की एक ब्रांच है, जीव विज्ञान की एक शाखा है बायोटेक्नोलॉजी। तो यदि मैं आपको पहले एक बात बता दूं कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, क्योंकि ये वर्ड कई बार आने वाला है, तो एक बार आप मेरे से सुन लीजिए, हालांकि मुझे पता है कि ये चीज आप जानते हैं। तो बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है। सजीव दरअसल में क्या है? तो आपने कभी ना कभी एक चीज पढ़ी होगी, जीव दो प्रकार के होते हैं, एक सजीव होते हैं, एक निर्जीव होते हैं। निर्जीव क्या होते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सजीव क्या होते हैं ये मुझे आपसे पूछना है। और यदि आपने आंसर दिया इंटरव्यू पैनल में कि जो चल सकते हैं, बोल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, तो यही चीज तो एक 5वीं और 6वीं क्लास का स्टूडेंट भी बोलेगा कि सजीव किसे कहते हैं, जो चल सकते हैं, बोल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। मतलब एक 5वीं क्लास के स्टूडेंट की सोच और एक अधिकारी की सोच जो आप बनने वाले हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं। हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट, इंटरव्यू पैनल पर भले वो आधे घंटे का सेशन होता है, आपके आंसर ऐसे होने चाहिए जो काफी यूनिक होने चाहिए, नॉलेजेबल होने चाहिए। क्योंकि आपसे एग्जामिनर जो है वो यही चाहता है, या इंटरव्यूअर वो यही चाहता है कि आपने दुनिया नहीं देखी है, सिर्फ किताबों में ही ज़्यादा टाइम खपाया है। और अगर आप किताबों की भाषा ही नहीं बोल पा रहे हैं जिस पे आपने ज़्यादा टाइम दिया है, तो फिर आप खाक देश और दुनिया की इन्फॉर्मेशन रखोगे। तो याद रखिएगा, आपको बिल्कुल इन्फॉर्मेशन साइंटिफिकली देनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरह से आप तथागत सब्जेक्ट को बिल्कुल वैसा ही बोलो जैसा वो है, लेकिन अप्रोच दिखनी चाहिए स्टूडेंट। जैसे सजीव किसे कहते हैं, तो पहली चीज जो आप मेरे से सीखिए, हालांकि सजीव किसे कहते हैं तो आप में से ज्यादातर लोग बोलेंगे सर पादप मतलब पेड़ पौधे सजीव हैं, जीव जंतु सजीव हैं, सूक्ष्म जीव सजीव हैं। और एक काम की बात बता दूं, मैंने आपसे पूछा है सजीव किसे कहते हैं और आप मुझे सजीवों के उदाहरण बता रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, सजीव किसे कहते हैं, ये रहा आपका आंसर। और यहीं से हमारे चैप्टर की होती है शुरुआत। अब कोई आपसे पूछे स्टूडेंट कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, सजीव किसे कहते हैं, तो आपको कहना है कि वे जीव, मतलब सजीव दरअसल में क्या है, जीव हैं एक प्रकार के। तो वे जीव जिनके पास mc² पावर होता है। अब आप बोलोगे सर ये E बराबर mc² सुना था, ये mc² क्या होता है? तो वे जीव जिनके पास में ये प्रॉपर्टी होती है वो सजीव कहलाते हैं। क्या मतलब हुआ? तो ध्यान से समझिए। एम का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब है
उपापचयी क्रियाएं, मीन शुरू हो चुका है स्टूडेंट। तो वे जीव जिनके शरीर के अंदर उपापचयी क्रियाएं देखने को मिलती हैं। स्टूडेंट हमेशा याद रखिएगा, आप मेरे साथ लंबा डील करेंगे, मैं पहले ही एक चीज सिखा दूं। जब मैं प्लस ईएनटी लिखूंगा इसका मतलब है उपस्थित, इसका मतलब है प्रेजेंट, ठीक है। तो वे जीव जिनमें उपापचयी क्रियाएं दिखाई देती हैं, वे जीव जिनमें उपापचयी क्रियाएं होती हैं, वे जीव जिनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म होती है, वो कहलाते हैं सजीव। दूसरा सी दो है ना स्टूडेंट। तो पहले सी का मतलब है कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का मतलब है चेतना, और चेतना का सीधा सा मतलब है कि सुख और दुख महसूस करने की क्षमता। तो वे जीव जो सुख और दुख को महसूस कर सकते हैं, वे जीव जो सुख और दुख को महसूस कर सकते हैं, इसी को कहते हैं उनमें कॉन्शियसनेस होती है, उनमें चेतना होती है, वे कहलाते हैं सजीव। और तीसरे सी का मतलब है स्टूडेंट कि वे जीव जिनमें कोशिकीय संरचना होती है, मतलब जिनका शरीर कोशिकीय स्तर पर बना होता है, या वे जीव जिनके शरीर में कोशिकाएं होती हैं। ऐसे आंसर बोलने पड़ते हैं स्टूडेंट आपको कि वे जीव जिनमें उपापचयी क्रियाएं पाई जाती हैं, वे जीव जिनके अंदर चेतना होती है, वे जीव जिनके अंदर कोशिकीय संरचना होती है, सजीव कहलाते हैं। और कौन है वो जिनके अंदर ये तीनों गुणधर्म पाए जाते हैं, मतलब ये तीनों के तीनों सजीवों के तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं। मतलब तीन इंपॉर्टेंट क्या है स्टूडेंट? गुणधर्म है। ये चीज सजीवों के इंपॉर्टेंट गुणधर्म है। तो वो कौन कौन है जिनके पास ये तीनों चीजें पाई जाती हैं? तो इसमें नंबर 1 पर है पेड़ पौधे। जो पेड़ पौधे हैं ये सजीव हैं, मतलब पेड़ पौधों में ये तीनों चीजें पाई जाती हैं। तो इसमें जो सबसे फंसाने वाली चीज है वो ये है कि पेड़ पौधे में भी चेतना पाई जाती है। पेड़ पौधे हैव कॉन्शियसनेस, प्लांट हैव कॉन्शियसनेस, मतलब प्लांट कैन फील सॉरो एंड हैप्पीनेस, मतलब पेड़ पौधे सुख और दुख अनुभव कर सकते हैं। हाँ जी हाँ, जगदीश चंद्र बोस ने बताई थी ये बात, जेसी बसु ने ये बात बताई थी कि पौधे सुख और दुख का अध्ययन कर सकते हैं। ये बात जगदीश चंद्र बोस ने बताई थी। ये वही है जेसी बोस या जगदीश चंद्र बोस। अच्छा, बंगाली व्यक्ति हैं स्टूडेंट जिनको हम बोस कह रहे हैं, असल मायने में इनको कुछ किताबों में बसु भी लिख दिया है, सो डोंट बी कंफ्यूज, एक ही वर्डिंग है ये। तो जगदीश चंद्र बोस या जगदीश चंद्र बसु ये वो व्यक्ति हैं स्टूडेंट जिन्होंने बताया था कि पौधे सुख और दुख का अध्ययन कर सकते हैं। और एमपीपीएससी ने इन्हीं के नाम पर एक क्वेश्चन पूछा था। एक उपकरण है, शायद आपने कभी ना कभी सुना होगा, कैस्कोग्राफ। तो कैस्कोग्राफ एक उपकरण है जिसकी सहायता से पौधे की ग्रोथ रेट मेजर की जाती है, पौधे की वृद्धि दर मापी जाती है। तो यही जेसी बोस ने बताया था कि पौधे की वृद्धि दर कैस्कोग्राफ उपकरण से मापी जाती है और पेड़ पौधे में सुख और दुख महसूस करने की क्षमता होती है। अरस्तु वो व्यक्ति है जिसने बताया था स्टूडेंट कि जीव जंतु जो हैं वो सजीव होते हैं। ये जीव जंतु जो हैं वो सजीव होते हैं और सूक्ष्म जीव भी सजीव होते हैं। हालांकि सूक्ष्म जीव में बहुत सी कैटेगरीज हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, फंगस है। तो बैक्टीरिया की खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, उन्होंने कहा था जीवाणु सजीव हैं। वायरस की खोज की थी इवानोवस्की ने, उन्होंने कहा था वो सजीव हैं। यीस्ट की डिस्कवरी, हालांकि इस पे अलग अलग साइंटिस्ट का मत जाता है। एक साइंटिस्ट है स्टूडेंट एडवर्ड बुकनर। एडवर्ड बुकनर ने यीस्ट की हेल्प से ही दुनिया का सबसे पहला एंजाइम जाइमेज निकाला था। वहीं लुई पास्चर ने यीस्ट की हेल्प से फर्मेंटेशन प्रोसेस खोजी थी 1857 में, जिस समय हिंदुस्तान में इंडियन रेवोल्यूशन हो रहा था। तो कहने का मतलब है कि सूक्ष्म जीवों की अलग अलग सेगमेंट को अलग अलग साइंटिस्टों ने अपने अपने स्तर पर बताया कि वो सजीव हैं। ये ध्यान रखना है आपको, ये चीज। कहानी एकदम क्लियर हुई। अब चलते हैं मेन चीज पर। तो
तो कभी भी आपसे लाइफ में पूछा जाए कि बताइए बेटा सजीव क्या है, तो आपको वही वाला चार्ट बताना है कि वे जीव जिनमें एमसी स्क्वायर प्रॉपर्टी होती है, कौन कौन एग्जाम्पल हैं ये। और ये चार्ट जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, कभी भी आप बायोलॉजी का जब भी चार्ट देखेंगे तो उसमें कभी भी आप किसी निर्जीव चीज के बारे में नहीं देखेंगे। अगर आप बायोलॉजी लिखा हुआ है और अगर आप एक भी निर्जीव चीज वहां देख लेते हैं तो आप उसके अगेंस्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि बायोलॉजी जो है वो पूरी तरह सजीवों के अध्ययन का विज्ञान है। इस दुनिया में जो जो सजीव हैं उन्हीं की स्टडी की जाएगी बायोलॉजी सब्जेक्ट में। अगर बायोलॉजी सब्जेक्ट में एक भी निर्जीव की स्टडी की गई तो वो बायोलॉजी हो ही नहीं सकता। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ये कई बार आपको परेशान करने के लिए भी इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि यदि बायोलॉजी केवल सजीवों का अध्ययन कराता है, क्या किसी निर्जीव का अध्ययन भी बायोलॉजी कराएगा? आपको कहना है बिल्कुल नहीं, बायोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ लिविंग प्रॉपर्टी, लिविंग एंटिटी की ही स्टडी होगी। और कौन कौन लिविंग है ये आपको कंफर्म हो गया, ठीक है। अच्छा, अब शुरू होती है मेन स्टोरी। ये जो सामने आप थोड़ा सा इंग्लिश में लिखा देख रहे हैं स्टूडेंट, मैं इसको हिंदी में जरूर लिख दूंगा, लेकिन यहां आपके 6 क्वेश्चन हैं। मैंने पहले ही बोला था नॉन साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट भी बहुत अच्छे तरीके से आंसर फॉर्मेटिंग कर पाएगा और चीजें समझ में आएंगी। बस आप कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। और जितने भी स्टूडेंट हैं जो साइंस बैकग्राउंड के हैं उनकी तो और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि जो पता है उसको वो पूरी पॉलिश कर लो, क्योंकि जब आपके डेप्थ में वो देखते हैं कि आप साइंसी बैकग्राउंड के हैं तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ज्यादा बढ़ जाती है। जिन कंधों पर भार होता है उन्हीं को मालिक जो है टिपिकल टास्क देता है। तो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट तो और ज्यादा ही स्पेसिफिक होकर सुनिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। सबसे पहले बायोलॉजी जो है इसमें किसका अध्ययन करते हैं, तो अभी अभी आपने ये चीज कंफर्म की, अभी अभी आपको ये चीज पता चली कि भैया जो बायोलॉजी है वो सजीवों का अध्ययन किया जाता है इस सब्जेक्ट में, मतलब स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये तो आपको पता हो गया। अब शुरू होता है यहां से क्वेश्चन, ये बायोलॉजी वर्ड सबसे पहले किसने दिया था? अच्छा, एक बात याद रखिए स्टूडेंट, हमें पढ़ना है बायोटेक्नोलॉजी, लेकिन मैं शुरुआत बायोलॉजी से क्यों कर रहा हूं? क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में आगे चल के बायोलॉजी के बहुत से एप्लीकेशंस लगेंगे। तो कई बार मेरे मुंह से ये वर्ड निकलेगा बायोलॉजी, तो एक बार आपको 2-3 चीजें अगर इसकी क्लियर हो गई तो मेरा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे पहला जो धमाका है यहां से शुरू, बायोलॉजी वर्ड सबसे पहले किसने दिया? बायोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने दिया? तो बायोलॉजी वर्ड वाज गिवन बाय जेबी लेमार्क। इनका पूरा नाम है जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था इस व्यक्ति ने। और अगर ये नहीं पता तो आपने कभी ना कभी ऐसा बचपन में जरूर पढ़ा होगा कि सांप के पहले पैर हुआ करते थे लेकिन आज सांप के पैर नहीं है। पहले जिराफ की गर्दन जो है वो घोड़े जैसी होती थी लेकिन बाद में जिराफ की गर्दन लंबी हो गई। तो ये चैप्टर याद आया आपको कुछ? ये जेबी लेमार्क की थ्योरी है जिसे लेमार्किज्म कहते हैं या लेमार्कवाद कहते हैं स्टूडेंट। तो वही लेमार्क जिसने ये थ्योरी दी उसी ने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द दिया। तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया स्टूडेंट, बायोटेक्नोलॉजी में पहला क्वेश्चन शुरू हो गया। बायोलॉजी शब्द किसने दिया? जेबी लेमार्क ने। अब शब्द जिसने दिया वो तो ठीक है, जैसे आपका नामकरण आपकी बुआ करती हैं, लेकिन आपके पिता कौन है? तो बुआ और पिता में अंतर समझ में आया आपको कि बुआ नामकरण करती हैं, लेकिन आपको जिन्होंने जन्म दिया वो तो आपके पिता हैं। ठीक उसी तरह से जो फादर ऑफ बायोलॉजी हैं, जो बायोलॉजी के पिता हैं, जो बायोलॉजी के जनक हैं, इनका नाम है अरिस्टोटल। ये दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट। और जो अरिस्टोटल हैं ये यूनान के हैं और यूनान के एथेंस सिटी से ताल्लुकात रखते हैं। यह थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, याद रहेगा ये चीज। अच्छा, अब दूसरा एक वर्ड है इसी से काफी हद तक मिलता जुलता, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता। तो ये भी हमारे सिलेबस में आगे हैं, इसलिए मैं आपको पहले ये चीज बता दूं, जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब है कि जैव विविधता भी बायोलॉजी के अंतर्गत ही आने वाला सब्जेक्ट है। और जैव विविधता में हम क्या करते हैं? द वैरायटी ऑफ ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, सभी सजीवों की
विविधता, यहां विविधता का मतलब है स्टूडेंट रंग रूप, रंग रूप गुण, ऊंचाई नीचाई, काला गोरा, ये सारी चीजें कहलाती हैं स्टूडेंट। तो सभी सजीवों की विविधता का अध्ययन किया जाता है बायोडाइवर्सिटी में। बायोडाइवर्सिटी शब्द डब्ल्यू.जी. रोजन ने दिया था, साल 1985 में दिया था। ये प्रीलिम्स में आपने पढ़ा होगा ये फैक्ट। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बायोडाइवर्सिटी का या जैव विविधता का पिता किसे कहते हैं, तो जैव विविधता का पिता कहते हैं स्टूडेंट ईओ विल्सन को। ये ईओ विल्सन एक एंटोमोलॉजिस्ट हैं, एक कीट विज्ञानी हैं, जिन्होंने सबसे पहले जैव विविधता जो है इस शब्द को इतना पॉपुलर बना दिया कि उसका ये पिता कहलाने लगे। तो जैसे बायोलॉजी का पिता कौन है स्टूडेंट, एरिस्टोटल, उसी तरह से जैव विविधता का पिता कौन है स्टूडेंट, ईओ विल्सन। बायोलॉजी वर्ड किसने दिया, जेबी लेमार्क ने। बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया, वॉल्टर जी रोजन ने। अब आता है हमारा सब्जेक्ट, बायोटेक शब्द किसने दिया और बायोटेक का पिता कौन है। तो चलिए इस सवाल से उठाते हैं पर्दा और देखते हैं कि सही चीज है क्या दरअसल में। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहां आपको एक साइंटिस्ट दिख रहा है स्टूडेंट। इन साइंटिस्ट का नाम है कार्ले रैकी, और यही कार्ले रैकी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी शब्द दिया है। तो जैसे कि आप यहां पर बायोटेक यहां शब्द लिख रहे हैं कि किसने दिया, तो बायोटेक वर्ड वाज गिवन बाय, बायोटेक शब्द या जैव प्रौद्योगिकी शब्द सबसे पहले किन्होंने दिया है, कार्ले रैकी ने दिया है। कब दिया है, साल 1919 में दिया है। कोई मुझे बता सकता है हिंदुस्तान में कौन सा अधिनियम आ रहा है, क्या मार्लिमेंटो सुधार आ रहा है साल 1919 में, कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आ रहा है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि 1919 में जब कार्ले रैकी ने बायोटेक्नोलॉजी शब्द दिया, तब हिंदुस्तान में कौन सा कानून लाया जा रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू। शब्द किसने दिया स्टूडेंट, अब आपको क्लियर हो गया। याद रखिएगा ये सब 2-2 नंबर की चीजें बताता चल रहा हूं। अब मैं हर बार ये आपको नहीं बोलूंगा है ना कि ये 2 नंबर का है बेटा, ये 2 नंबर का है, वो आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा। तो कार्ले रैकी ने बायोटेक वर्ड दिया है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बायोटेक का फादर किसे कहते हैं, जैव प्रौद्योगिकी का पिता किसे कहते हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी का जो फादर है, जैव प्रौद्योगिकी का जो पिता है, उन्हें हम पॉल बर्ग के नाम से जानते हैं स्टूडेंट। किस नाम से जानते हैं, पॉल बर्ग। तो ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये पॉल बर्ग हैं। पॉल बर्ग जो हैं, इन्होंने क्या किया था कि 2 अलग अलग वायरस लिए थे, 2 अलग अलग वायरसेस लिए थे, और दोनों वायरसेस के अंदर का जेनेटिक मटेरियल निकाला और उसको एक साथ जोड़ दिया था। अब आप बोलोगे सर समझ में तो आ गया, लेकिन इसकी कोर वैल्यू क्या है आगे देखेंगे। तो बस आप अभी याद रखिएगा कि 2 वायरसेस के जो जेनेटिक मटेरियल हैं उनको जोड़कर एक नया जीव प्रिपेयर किया था इस पर्सन ने, जिसका नाम है पॉल बर्ग। लेकिन एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट, कभी भी आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछा जाए बायोटेक्नोलॉजी का पिता किसे कहते हैं, तो आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा पॉल बर्ग, लेकिन आप उसके बाद डैश करके ये जरूर लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में जिसने वर्ड दिया है वही पिता भी है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो कार्ले रैकी हैं वो बायोटेक्नोलॉजी वर्ड देते हैं और वही बायोटेक्नोलॉजी के पिता भी हैं। याद रहेगा ये चीज ऐसा। अब सवाल पैदा होता है कि ये बायोटेक्नोलॉजी है क्या। तो मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से बहुत अच्छे से सिखा रहा हूं, इसको आप प्लीज सीख लीजिए, लाइफ में बहुत काम आएगा, और जो यूनिक इंफॉर्मेशन है ये आपके हमेशा साथ रहेगी, तो आपको आसानी होगी। जैसे मैं आपसे अगर एक चीज पूछूं स्टूडेंट, कैसा, सबसे पहले बायोटेक, इंग्लिश में कहते हैं बायोटेक। देखिए 2 शब्द मिल रहे हैं, जैसे पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण, उसी तरह से बायोटेक 2 शब्दों से मिलकर बना है। अच्छा, इसको हिंदी में भी लिख लेते हैं स्टूडेंट। बायो का मतलब होता है जैव और टेक का मतलब होता है प्रौद्योगिकी। अब आपके सामने 2 क्वेश्चन दिख रहे होंगे,
अगर इन दोनों का मीनिंग हमको पता चल जाए तो हमारा काम कितना आसान हो जाएगा। शब्द किसने दिया, पिता कौन है, अब तो ये तो कंफर्म हो गया आपको। अब सुनिए ज्ञान। लाइफ में जब भी आप ये वर्ड अब अकेला देखें स्टूडेंट, जैव या बायो, मतलब कभी भी पूरी जिंदगी अब आपकी जो भी होगी उसमें जब आप ये वर्ड देखेंगे, या तो बायो लिखा होगा इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, या तो जैव लिखा होगा हिंदी मीडियम स्टूडेंट, या दोनों बाइलिंगुअल हैं तो दोनों, अगर कभी भी आपको ये वर्ड लिखा मिल जाए, इसका मतलब है कि इशारा जो है वो इनकी तरफ है, इनकी तरफ इशारा है, इन प्राणियों की तरफ इशारा है, लिविंग एंटिटी की तरफ इशारा है, सजीव प्राणियों की तरफ इशारा है। तो जब भी बायो वर्ड आप देखें, जैव वर्ड देखें, मतलब सजीव। अच्छा, सजीव कौन कौन होता है मैं आपको पहले ही सिखा चुका। तो सजीव का मतलब है पेड़ पौधे, सजीव का मतलब है जीव जंतु, सजीव का मतलब है सूक्ष्म जीव। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर ये तीनों चीजें सजीव हैं तो जैसे पंडित, यदि पिता यदि पंडित है ना, पिता यदि पंडित है तो जल्दी से बताइए उसकी औलादें कैसी होंगी, 101% पंडित होंगी। एग्जैक्टली मैं भी यही कह रहा हूं, यदि ये सभी सजीव हैं, ये सभी पंडित हैं, तो इनकी औलादें भी ऑब्वियसली पंडित होंगी। कहने का मतलब हुआ कि यदि पौधे सजीव हैं तो पौधे जिन सेल्स से मिलकर बने हैं ये भी सजीव होंगे। पौधे किन से मिलकर बने हैं, प्लांट सेल, तो ये भी सजीव होंगी। यदि ये सजीव हैं तो ये जिनसे मिलकर बनी हैं ये भी सजीव होंगे। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर ही होते हैं या मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर ही होते हैं। इसमें वायरस एक एक्सेप्शन है जो सेल के फॉर्म में नहीं होता है ना। तो याद रखिएगा कि सजीवों का मतलब, अब आप थोड़ा सा अपने नॉलेज को इंक्रीज करिए स्टूडेंट। पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव तो सजीव हैं, पादप कोशिका, जंतु कोशिका भी सजीव है, ठीक है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सजीव ही, जैसे ये तीन जो हैं, मैं इनके अंदर अंडरलाइन कर दे रहा हूं, ये तीन जो हैं ये अपने अंदर से कुछ स्त्राव स्रावित करते हैं। तो सजीवों के अंदर से जो स्त्राव स्रावित होगा या सजीवों के अंदर से जो स्त्राव निकलेगा वो भी कैसा होगा स्टूडेंट, सजीव होगा। तो मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं कि सजीवों के अंदर से जो स्त्राव निकलेगा या सजीवों के अंदर से जो चीज निकलेगी वो होगा एंजाइम, और वो होगा हार्मोन। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, परिभाषा शुरू कर रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसमें सजीवों का मतलब ये, अर्थात कोशिकाओं या सजीवों से प्राप्त उत्पादों, सजीवों से प्राप्त उत्पादों, जैसे सजीव से क्या प्राप्त होंगे हमको, एंजाइम प्राप्त होंगे, सजीवों से क्या प्राप्त होंगे, हार्मोन। तो यदि इन सब का उपयोग, यदि इन सब का उपयोग मानव जाति के कल्याण के लिए किया जाए, यदि इनका उपयोग, इन सभी का उपयोग जो ग्रीन कलर में दिख रहा है, व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाए, यदि इन सब का, जो मेन वर्ड स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा, जो मेन वर्ड है वो ये वर्ड है, ये मैं लिख भी दे रहा हूं, ये मेन वर्ड है। देखिए बायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, सजीवों का। लेकिन यदि हम सजीवों का, ये मेन वर्ड है, उपयोग मानव जाति के कल्याण के लिए करें, यदि हम सजीवों का उपयोग व्यक्तिगत लाभार्जन के लिए करें, यदि हम सजीवों का उपयोग
मानव जाति के सतत विकास के लिए करें। याद करिए, कुछ याद आया? मानव जाति के सतत विकास के लिए करें, इसे कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। मतलब बायोटेक्नोलॉजी में हमको क्या करना है? सजीवों का उपयोग करना है अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए। अब अगर कभी आप 2 नंबर में आएगा और ऐसा लिखोगे कि बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है सजीवों का अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए उपयोग करना, तो ये लाइन जो है जब एग्जामिनर पढ़ेगा तो उसको ऐसा नहीं लगेगा कि यार अपना पर्सनल बेनिफिट दे रहा है ये। मतलब कई बार आपके शब्द आपकी सोच प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट। तो सजीवों का व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग करना जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। हालांकि सही है आपका उत्तर, लेकिन यह आपकी व्यक्तिगत सोच को भी कई बार बताता है। आपके शब्द आपकी सोच को बताते हैं, जिस वजह से एग्जामिनर जब आंसर चेक कर रहा है तो आपकी सोच, आपको तो नहीं देख पा रहा है, लेकिन आपकी सोच के माध्यम से उसने एक चीज एकदम क्लियर कर ली कि यार ये अपना पर्सनल बेनिफिट देखना चाहता है यार ये बंदा, तो इसको सिस्टम में नहीं दो एंट्री। वहीं दूसरी कॉपी जो आई, उस कॉपी में लिखा था कि यदि सजीवों का उपयोग मानव जाति के कल्याण के लिए किया जाए, तो सामने वाले एग्जामिनर का मन प्रफुल्लित हो गया। उसने कहा अरे वाह यार, ये अगर सिस्टम में एंट्री होता है तो इसके शब्द ही बता रहे हैं कि ये अपना विकास तो ठीक है, अपना विकास करना तो खुद की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, क्योंकि खुद के ज्ञान को जब वो तवज्जो देगा, खुद का सम्मान करेगा, तभी तो दूसरे का सम्मान करेगा। लेकिन ओवरऑल जो सिविल सर्विसेज हैं वो यही चीज चाहती हैं, तो उसकी कॉपी में साफ साफ दिख रहा है मानव जाति का कल्याण। तो ऐसे बंदे से 1-2 क्वेश्चन नहीं भी बनेगा, तब भी किसी ऐसे क्वेश्चन में जिस क्वेश्चन में थोड़ी हाइक होगी, एग्जाम प्रमोट कर देगा एग्जामिनर। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, आपके शब्द ही आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। आपके शब्द ही आपके असल दुश्मन हैं। इसी वजह से जब आप किसी से मिले तो इतना बेहतर बोले कि उसको लगे कि इसी साक्षात पर ब्रह्म को जिसको हम तलाश रहे थे, यही तुम्हारे सामने खड़ा है। या इसी तरह से जब भी हम किसी बंदे से मिले तो इस तरह के शब्दों का उपयोग करें जिससे लगे उसको कि नहीं, ये एक पढ़ा लिखा सभ्य समाज का हिस्सा है। तो आपके शब्द ही आपको आगे बढ़ाएंगे और आपके शब्द ही आपको डुबाएंगे। एक जीता जागता एग्जाम्पल आपने देखा होगा, इंडियाज गॉट लैटिन, है ना, शब्दों की वजह से बर्बाद हो गया। तो अब सवाल पैदा यह होता है स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा, कि जब भी हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की, तो जब हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं स्टूडेंट, तो बायोटेक्नोलॉजी में देखिए क्या करते हैं, जो चीज मैंने आपको समझाई वही चीज, कि बायो का मतलब है जैव, जैव का मतलब है सजीव, सजीव का मतलब पेड़ पौधे जीव जंतु, और इसका सीधा सा मतलब है कि पादप और जंतु सजीव है तो उनकी कोशिकाएं भी सजीव होंगी स्टूडेंट, सजीव होंगी, है ना। और कई बार यदि ये चीज नहीं है तो सजीवों के द्वारा जो उत्पाद मिलते हैं, तो सजीवों के द्वारा कौन सी चीजें मिलती हैं, एंजाइम मिलता है और हार्मोन मिलता है। अगर इनको उपयोग करके हम क्या करें, व्यक्तिगत फायदा लें, लेकिन व्यक्तिगत फायदा से इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है, व्यक्तिगत फायदा से अच्छा वर्ड है मानव जाति का कल्याण। अब सुनिए, आप 2 चीजें मेरे को आपको सिखानी है। जब आप बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन लिखें स्टूडेंट, तो या जब भी आप बायोटेक्नोलॉजी के बारे में किसी को बताएं, तो ये 2 वर्ड आप जरूर याद रखें कि बायोटेक्नोलॉजी में हम सजीवों का उपयोग करते हैं और मानव जाति को फायदा दिलाते हैं। 4 क्षेत्र हैं, 4 क्षेत्र हैं मेन, जहां हम सजीवों का उपयोग करके मानव जाति को फायदा दिलाएंगे। और जब हम सजीवों का उपयोग करेंगे तो वो सजीवों का उपयोग विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के अनुरूप होगा। मतलब कहने का यह हुआ स्टूडेंट कि जब भी हम सजीवों का उपयोग करेंगे तो जो सजीवों का उपयोग होना चाहिए वो पहला तो विज्ञान और नियमों के सिद्धांतों के अनुसार ही होना चाहिए, और 4 प्रमुख क्षेत्रों में आप उपयोग करेंगे। अब आपकी स्टूडेंट एकदम क्लियर हुई डेफिनेशन कि बायोटेक्नोलॉजी एक बहुविषयक विज्ञान है जिसमें सजीवों का उपयोग विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों को अपनाकर मानव जाति का कल्याण
4 प्रमुख क्षेत्रों में किया जाता है। इसे बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। याद रहेगा, क्योंकि प्रौद्योगिकी का मतलब ही होता है स्टूडेंट विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों को अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज करना। तो जो ये वर्ड रेड कलर में दिख रहा है आपको, ये स्लाइड दिख रही है, प्रौद्योगिकी का मतलब है। तो अगर कभी आपसे एग्जामिनर पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, तो आपको कहना है कि विज्ञान के जो नियम हैं, विज्ञान के जो सिद्धांत हैं, उनको यदि हम अपने पर्सनल यूज के लिए उपयोग करें, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज करें, तो वो कहलाता है टेक्नोलॉजी। क्लियर है ये चीज? ऐसा है स्टूडेंट। चलिए चलते हैं आगे। तो वही चीज जो मैंने आपको अभी समझाई, एक फाइनल देख लीजिए। जब सजीवों का, तो ये सजीव है, जब सजीवों का एवं उनसे प्राप्त उत्पादों का उपयोग जो है वो विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के हिसाब से मानव जाति के कल्याण के लिए 4 प्रमुख क्षेत्रों में किया जाता है। कौन कौन से वो 4 क्षेत्र हैं स्टूडेंट? स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में हम सजीवों का उपयोग कर सकते हैं। कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में हम सजीवों का उपयोग कर सकते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में हम सजीवों का उपयोग कर सकते हैं। जलीय परितंत्र में हम सजीवों का उपयोग कर सकते हैं। तो जब हम सजीवों का उपयोग विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों को अपनाकर मानव जाति के कल्याण के लिए 4 क्षेत्रों में करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। तो ये डेफिनेशन आपको नोट्स में मिल जाएगी स्टूडेंट, लेकिन मैंने ओवरऑल आपको समझा दिया कि कौन कौन से वर्ड आपको याद रखने हैं। ठीक है? अच्छा, अब याद रखिए ये एक डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है, इसको अगर आप याद रख सकें या थोड़ा बहुत आपको समझ में आए। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं स्टूडेंट कि मैंने जैव प्रौद्योगिकी पढ़ाना शुरू किया है, तो क्या गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट है जो इस सब्जेक्ट पर कंट्रोलिंग रखता है, या इस सब्जेक्ट पे हिंदुस्तान में अगर रिसर्च हो रही होगी तो इंडियन गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट है जो इस पे कंट्रोलिंग रखेगा? तो आपको कहना है भारत सरकार का एक जैव प्रौद्योगिकी विभाग है। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है स्टूडेंट। कब बना था जैव प्रौद्योगिकी विभाग? तो जब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जब आया था तब उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। उन्हीं के शासनकाल में बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट भी बना है 1986 में। और यही बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट या जैव प्रौद्योगिकी विभाग जो 1986 में बना, यही बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन देता है स्टूडेंट। और डेफिनेशन क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी में हम किसका उपयोग करेंगे स्टूडेंट? सजीवों का उपयोग करेंगे, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीवों का। और अगर वो नहीं मिल पा रहे हैं तो उनकी कोशिकाओं को यूज कर लेंगे, प्लांट सेल, एनिमल सेल, क्योंकि वो भी लिविंग है। अच्छा, अगर वो नहीं मिल पा रहे हैं तो उनके कोई बॉडी पार्ट्स भी यूज कर सकते हैं हम, क्योंकि बॉडी पार्ट्स भी सजीव होंगे। अगर कोई सजीव नहीं मिल पा रहा, उसकी सेल्स नहीं मिल पा रही, उसके बॉडी का कोई पार्ट्स नहीं मिल पा रहा है, तो उससे जो प्रोडक्ट रिलीज होते हैं हम उनका यूज कर सकते हैं। यहां प्रोडक्ट का मतलब है एंजाइम और हार्मोन, उनको भी यूज कर सकते हैं। तो इनका हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। और उपयोग करके हमको करना क्या है? उपयोग करके जो चीज हमको करनी है वो ये है स्टूडेंट। क्या करना हमको? हमको करना है मानवोपयोगी उत्पादों और प्रक्रियाओं का निर्माण। और मानवोपयोगी उत्पादों और प्रक्रियाओं का निर्माण अगर आप करते हैं तभी मानव जाति का कल्याण होगा। और वो मानव जाति का कल्याण कितने क्षेत्रों में होगा? 4 क्षेत्रों में। तो थोड़ा थोड़ा सा आपको समझ में आया कि सोचो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने 1986 में, मतलब जो नंबर 1 इंस्टीट्यूशंस है, उसने जो डेफिनेशन दी थी, अब आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा अच्छा ये वर्ड है भाई। तो सोचिए ये आपके लिए कितना बढ़िया हो गया कि सोचो डिपार्टमेंट लेवल की लैंग्वेज को आप इजी टू एक्सेस कर पा रहे हो। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अब आगे जब हम बात करते हैं तो ये सब्जेक्ट है बायोटेक्नोलॉजी, ये हमसे क्या प्रॉमिस करता है? ये बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का लक्ष्य क्या है? देखिए हर एक सब्जेक्ट का लक्ष्य है स्टूडेंट। जैसे आपका लक्ष्य है सिलेक्शन लेना, या कुछ लोगों का लक्ष्य है नॉलेज लेना, या कुछ लोगों का लक्ष्य है कि नॉलेज लेकर फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट को इस लेवल पर करना कि पूरी दुनिया देखे, है ना, मतलब पर्सनल ग्रोथ बोल सकते हैं हम इसको। इसी तरह से बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट भी हमसे एक प्रॉमिस कर रहा है।
इसके सामने भी लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है, अब आप इसको समझिए। ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछा जाएगा स्टूडेंट। तो बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट हमसे प्रॉमिस करता है कि जिन जिन सजीवों का हम उपयोग करते हैं अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए या मानव जाति के कल्याण के लिए, वो जीव या जो सजीव हम यूज करते हैं उन्हीं को हम कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। मतलब जिसको मैंने अभी अभी बुलाया आपको कि आप सजीव बोलिए, सजीवों का उपयोग करते हैं, वही सजीव जो हैं उनको हम नेचुरल रिसोर्सेस कह सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि सजीवों को नेचर ने बनाया है। ठीक है, पेड़ पौधे जीव जंतु सूक्ष्म जीव को किसने बनाया, प्रकृति ने बनाया है। तो प्रकृति के क्या है, ये प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधनों का मतलब सजीव ही है स्टूडेंट, इनका अनुकूलतम दोहन कर पाए। अनुकूलतम दोहन का मतलब है यदि हमको एक जंतु की जरूरत है तो सिर्फ हम एक जंतु ही लें। यदि एक जंतु की जरूरत है और उसका सिर्फ एक सेल या 2 सेल से काम चल जा रहा है तो फिर हम पूरे जंतु ना लें, उसकी 1-2 सेल ही ले लें। मतलब बायोटेक्नोलॉजी का यह पहला प्रॉमिस है कि जो भी सजीव हैं उनका अनुकूलतम दोहन किया जाए, जितना जरूरी हो सिर्फ उतना ही उपयोग किया जाए, जितना जरूरी हो सिर्फ उतना ही उपयोग किया जाए। मतलब यदि मेरी भूख 1 रोटी से हो जाती है तो मैं कभी भी 2 रोटी ना लूं। यदि मेरी भूख एक प्लांट से हो जाती है या एक प्लांट के यूज से मुझे वैल्यूएबल प्रोडक्ट मिल जाते हैं तो मैं दूसरे प्लांट का यूज न करूं। अनुकूलतम दोहन का मतलब जितनी जरूरत उतना ही यूज करूं। तो ये सब्जेक्ट का प्रॉमिस है हमसे कि व्यक्ति जो है वो प्राकृतिक संसाधनों अर्थात सजीवों का अनुकूलतम दोहन करे, मतलब जितनी जरूरत हो उतना ही यूज करे। और अगर वो ऐसा करता है तो वो दूसरे लक्ष्य की तरफ मूव ऑन कर जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को स्वीकार करने वाला व्यक्तित्व बन जाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी हमसे कहती है कि यदि सजीवों का हम अनुकूलतम उपयोग करें, जितनी जरूरत हो उतना उपयोग करें, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम कुछ सजीवों को छोड़ सकते हैं। आने वाली पीढ़ियां भी आगे चल के बायोटेक्नोलॉजी में सजीवों का उपयोग करके वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना के मानव जाति का आगे कल्याण कर सकती हैं, है ना। तो यदि आप नहीं छोड़ोगे आज सजीवों को तो फिर आने वाले समय में मानव जाति का कल्याण वो अगली जनरेशन कैसे करेगी, क्योंकि इस सब्जेक्ट में सजीव ही तो यूज होंगे, सजीवों का ही तो उपयोग होगा। तो ऐसा नहीं है कि एक की जरूरत है और आप सारे मार दो, जैसा कि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है। तो इसलिए याद रखिएगा, बायोटेक्नोलॉजी का पहला प्रॉमिस है कि जितने सजीवों की जरूरत है हम उतना ही यूज कर सकें, अगर उससे कम में काम चल जाए तो और भी अच्छा। यह है प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम दोहन। और दूसरा है कि यदि आप प्राकृतिक संसाधनों को जितना जरूरत होता है उतना ही उपयोग करते हैं तो आने वाली जो जनरेशंस है, आने वाली जो पीढ़ी है वो भी क्या करेगी, उसको एक्सेप्ट करेगी। आने वाली पीढ़ी भी उसका यूज करेगी, आने वाली पीढ़ी भी उससे लाभार्जन करेगी। इसको कहते हैं सतत विकास की अवधारणा को स्वीकार करना। मतलब समझ में आया स्टूडेंट? कहानी बिल्कुल सिंपल है। तो यहां पर हम अब अपने सेशन को रोकते हैं स्टूडेंट। क्यों रोकते हैं? क्योंकि देखिए अब इसके बाद हमको 7 मार्कर की तरफ मूव कर जाना है। अभी तक हमने बायोटेक्नोलॉजी के 2 जितने मार्कर हो सकते थे हमने सब कवर किए। अब हम बायोटेक्नोलॉजी के पहले 7 मार्कर की तरफ मूव ऑन कर गए हैं, कदम बढ़ा चुके हैं कि बायोटेक्नोलॉजी की शाखाएं क्या हैं, बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, इनको हमको पढ़ना है। तो अब इनको पढ़ने में टाइम लग जाएगा, इसलिए हम इसको यहीं तक रहने देते हैं, इसको हम कल देखेंगे। लेकिन हाँ, इसके पहले हमने जितनी चीज़ें पढ़ी एक बार मैं आपको फिर से शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपको पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी का प्रॉमिस पता होना चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी का लक्ष्य पता होना चाहिए, हालांकि हैं दोनों एक ही चीजें। फिर आपको बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन एकदम क्लियर होनी चाहिए। और अगर आप इस तरह की डेफिनेशंस लिखते हैं कि किसी बोर्ड के अनुसार, किसी डिपार्टमेंट के अनुसार, किसी आयोग के अनुसार, तो आपको अच्छे नंबर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको समझ है सब्जेक्ट की। ठीक है। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, किनका उपयोग करते हैं, इनका उपयोग करते हैं। ये ना मिले तो इनसे संबंधित उत्पाद मिल जाएं, और इनसे संबंधित उत्पाद मिल गए या ये खुद मिल गए तो फिर हम इनको विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों को अप्लाई करके मानव जाति का कल्याण करेंगे। लेकिन 4 क्षेत्रों में मेजर यूज किया जाता है सजीवों को इस आधार पर, और वो 4 क्षेत्र कौन कौन से, यही। तो यही 4 क्षेत्र से आगे चल के बायोटेक्नोलॉजी की शाखाएं बनती हैं। तो इसी वजह से ये चाहता तो मैं आपको यही एलेबोरेट कर देता, लेकिन ठीक है, आप धीरे धीरे आगे बढ़िए, लेकिन स्ट्रांगली तरीके से आगे बढ़िए।
अब यदि आपसे कोई पूछे स्टूडेंट बायोटेक्नोलॉजी का पिता किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है बायोटेक्नोलॉजी शब्द किसने दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। और बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्ड हैं बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजी, तो मैंने इनके बारे में भी आपको चीज़ें सिखा दी। ये भी क्वेश्चन है कि बायोलॉजी का पिता कौन है, बायोलॉजी वर्ड किसने दिया, बायोडाइवर्सिटी का पिता कौन है, बायोडाइवर्सिटी वर्ड किसने दिया, इस तरह से, है ना ये चीज़। और अगर कभी भी आपसे कोई पूछे कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, तो ये डेफिनेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब आप देखिए, आपको A to Z वर्ड सही दिख रहे होंगे, आपको जितने भी वर्ड हैं वो आपको समझ में आ रहे हैं। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे, छोटी छोटी चीजें एक एक वर्ड के मीनिंग के साथ, तभी आप इनको याद कर पाएंगे, और जब याद होगा तभी आप एग्जाम में लिख पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा करेंगे। और हमेशा याद रखिएगा, मेरा फोकस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट को प्रमोट करना। जैसे परिवार में यदि बड़ा लड़का समझदार है तो फिर पेरेंट्स जो होते हैं वो बड़े लड़के पर ध्यान तो देते हैं, लेकिन जो छोटा बच्चा जो उतना समझदार नहीं है या ना समझ है अभी, या वर्तमान हालातों में अभी उसकी समझ उतनी विकसित नहीं है, वो उस पर ध्यान देते हैं। सेम मेरा भी ऐसे ही स्टूडेंट। तो आप इस बात से कभी कतई आशा ये ना लगाइएगा कि साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी की जाती है, बल्कि उन्हीं के कंधों पर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है सब्जेक्ट की। लेकिन जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जिनको इस सब्जेक्ट के बारे में कोई भी अते पते नहीं है, वो भी थोड़ी बहुत सीख पाएँ, वो भी समझ पाएँ, इसलिए मैं एकदम बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें बताना पसंद करता हूँ। तो इम्पॉर्टेंट है ना, आप भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट मेरे लिए जितने नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं। लेकिन समझाते समय हम चीज़ें बहुत सिंपल करते हैं ताकि दोनों मीडियम के या दोनों स्टूडेंट को समझ में आए। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको भी इस सेशन में से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, कुछ नई चीज़ों का पता चला होगा। और यदि आपको लगता है कि आपको करनी चाहिए मेरे साथ तैयारी, तो बने रहिए ब्रह्मी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू।